हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है एनसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर सेकंड को स्टार्ट कर रखा है और कल हमने चैप्टर सेकंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या लॉ को डिस्कस किया था, जिसको हम लोगों ने कहा था गॉस लॉ। ठीक है, और उस गॉस लॉ की थ्योरी के बेसिस पर मैंने कुछ आपको थ्योरेटिकल 4 क्वेश्चंस दिए थे, जिनके आंसर्स लगभग 5-7 स्टूडेंट्स ने दिए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिए उन्होंने, और बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वर्क कर रहे हो भाई, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट बच गए, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है इसका, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का नुकसान आपको ज़रूर होने वाला है। यदि आप लोग साथ साथ थ्योरी को कवर नहीं करोगे, मतलब पीछे रह जाओगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आप नहीं दोगे, तो आप लोग पीछे रह जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इसी कारण से मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि यदि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, तो आपको हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा। कुछ एक स्टूडेंट्स हैं वो लगभग मेरे से 3 या 2 लेक्चर पीछे घूम रहे हैं, अभी पीछे वाले 2-3 लेक्चर ये अभी उन्होंने नहीं देखे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जल्दी से उनको देखें, आप जो भी वीडियो लेक्चर्स आप भेजे हुए, और मेरे बराबर आ जाएँ, ठीक है। और बराबर आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछे हैं, क्या नहीं पूछा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो सब आपके माइंड में होना चाहिए भाई। डेली टू डेली आप वीडियो को देखें और नोट करें, नोट्स बनाएं, और जो नहीं आता आपको वो पूछें, हमें आपको बताया जाएगा। चलो ध्यान रखें भाई थोड़ा। कल हमने गॉस लॉ किया था, आपको मैंने बताया था कि वैसे गॉस लॉ एक लॉ है, लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं होता। फिर भी जो गॉस लॉ है वो कूलम्स लॉ से पहले आया था। गॉस लॉ कूलम्स लॉ से क्या आया था, पहले आया था। हालांकि उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया, बट गॉस लॉ पहले आया था। तो हमने एक ये थ्योरी बनाई है कि यदि कूलम्स लॉ वैलिड है ना, तो गॉस लॉ को भी क्या होना चाहिए, अपना वैलिड होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो गॉस लॉ का प्रूफ है वो डायरेक्ट प्रूफ ना हो कि किसके बेसिस पर किया जाता है, कूलम्स लॉ के बेसिस पर किया जाता है। तो आज हम वही करने वाले हैं। ओके, कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ, प्रूफ of Gauss law with help of Coulomb's law, with help of Coulomb's law। इस हेडिंग को आप लोग लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गॉस लॉ वैलिड है फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज किसी स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड है। किसी स्फीयर के अंदर ये क्या है, इनक्लोज्ड है, इस टाइप से। और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कितनी, कैपिटल आर। तो अब हम लोगों को कूलम्स लॉ की हेल्प से ये पता है कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसा लिखेंगे कि कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कि कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसकी हेल्प से हम लोग इसको आगे लीड करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गॉस लॉ को प्रूफ करना है। और ये मैंने कंसिडरेशन ले लिया अपना कि एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड है, आर रेडियस का ये स्फीयर। तो देखो गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ ये था हमारा कल कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी का जो नेट फ्लक्स होता है वो नेट फ्लक्स क्यू इनसाइड और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमारा गॉस लॉ था। इट मीन्स अब आप समझ रहे होगे कि हमें एसेंशियली करना क्या है। हमने ये जो कंसिडरेशन किया है अपना, ये क्लोज सरफेस लिया है, हमने इसके फ्लक्स को किसके इक्वल प्रूफ करना है, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल प्रूफ करना है। इट मीन्स मेरे को इसका फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, इसका फ्लक्स। और आपको पता है कि क्लोज्ड बॉडी का फ्लक्स आप लोग कैसे निकालते हो। क्लोज्ड बॉडी का फ्लक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एरिया
ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है ये? किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्यों निकाला? क्योंकि गॉस लॉ हमको क्या बताता था कि नेट फ्लक्स इसके इक्वल होता है क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। इसलिए मेरे को क्या निकालना पड़ा? फाई नेट निकालना पड़ा। ठीक है जी। अब ये ई क्या चीज़ है? ये ई है इस डी ए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डी ए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डी ए सरफेस है। इस डी ए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप लोग लिख लें। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो ई डी ए कॉस थीटा बनाना पड़ेगा आपको, जहाँ पे थीटा क्या चीज़ होगा? डी ए वैक्टर और ई वैक्टर के बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा वो थीटा होगा। ठीक है बात? तो ये हमको एसेंशियली करना है। तो क्या लिखोगे आप इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस। कितना होगा? फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो आप लोग, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है ना वो डी ए सरफेस पर करना है। तो आप देखें कि डी ए सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये वाला सोर्स चार्ज डेवलप करेगा, और सोर्स चार्ज है पॉजिटिव नेचर का। इट मीन्स इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे अवे होगा इस प्रकार से। और यदि मैं इस डी ए सरफेस के लिए इसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो वो भी इससे परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार से, डी ए वेक्टर। और यदि ध्यान से देखें कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कितना एज्यूम कर लिया हम लोगों ने? 0 डिग्री एज्यूम कर लिया। ये अपना कंसिडरेशन था कंप्लीट। अब हमको कुछ नहीं करना, बस ई की वैल्यू पुट करनी है इसमें, डी ए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। हाँ जी, here E is electric field on the closed surface, on closed surface। और इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी E इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू इसमें आप लोग पुट कर दो। फाई नेट कितना मिलेगा? फाई नेट मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन, के की वैल्यू को भी मैं पुट कर रहा हूँ, के होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इंटू डी। क्योंकि हमारे पास थीटा 0 था तो कॉस 0 कितना बन गया हमारे पास है? 1 बन गया। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, साइड में डिस्क्रिप्शन दे के लिख देता हूँ। बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू प्लस 1। अब आप इस इंटीग्रेशन में देखें कि प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर दें किसको? ओनली डी ए को। किसको इंटीग्रेट कर दें? डी ए को। अब डी ए जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ये एलिमेंट आप पूरे सरफेस पर ऐसे आप जोड़ते जाओ तो आपको पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाना चाहिए। ठीक है भाई? तो मैं इस इंटीग्रेशन डी ए को स्फीयर के सरफेस एरिया से क्या कर देता हूँ? रिप्लेस कर देता हूँ। तो फाई नेट मेरे को कितना मिलना चाहिए? क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया? कैंसिल। तो आप लोगों को जो फाई नेट का एक्सप्रेशन मिला वो कितना मिला? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही अपन लोगों को क्या करना था? गॉस लॉ में प्रूफ करना था कि जो फाई नेट है वो इस बॉडी के अंदर जितना इंक्लोज्ड चार्ज है उस चार्ज और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये प्रूफ है। किसका प्रूफ है? गॉस लॉ का प्रूफ है। किसकी हेल्प से किया हमने? कूलम्स लॉ। अब आप कहोगे कि सर इसमें कूलम्स लॉ की हेल्प हमने कहाँ से ली?
तो देखो हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला कहाँ से आया एसेंशियली आप ये देखो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एसेंशियली ये कहाँ से आया अपना, मैं मान लूँ कि यदि इस सरफेस पर मेरा एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है स्मॉल क्यू, तो ये वाला जो अपना कैपिटल क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये इस पर कितना फोर्स लगाता, कूलम फोर्स लगाता, और उसका फॉर्मूला होता के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। होता या नहीं होता? होता। और ये बल कौन सा बल है आप लोगों को पता है? कूलम्स बल है। कूलम्स बल है या कूलम्स लॉ है, ठीक है। अब यदि मैं आपको इस टेस्ट चार्ज को इधर डिवाइड में ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, F डिवाइड क्यू इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये F डिवाइडेड बाई क्यू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला आ गया ना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एसेंशियली इसको हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है? एसेंशियली इसको हमने किया है कूलम्स लॉ से ऑब्टेन किया। इसीलिए मैंने ये लिखा था कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। करना क्या है, अपने को क्या करना होता है? अपने को ये प्रूफ करना होता है गॉस लॉ में कि फाई नेट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया स्फीयर टाइप, उसके अंदर एक चार्ज रख दिया, और मैंने क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने वाला फार्मूला क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। और ये ई क्या होता है आपको पता है? इस डी ए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमने कूलम्स लॉ से फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू रख के इंटीग्रेट किया, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, इसको आप लोग नोट कर लें, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये। हालांकि मैं इसको आपको ये बता चुका हूँ कल के वीडियो लेक्चर में, जब हमें गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना था तब हमें इस कंसिडरेशन की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है ना। तो सेम वही आपको दोबारा लिखना है, ये प्रूफ में भी लिखना है ये। ओके जी, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, स्पेसिफिक कंडीशंस बताता हूँ, जिनका फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। हेडिंग लगाएं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहला अपना केस ये है कि यदि अपने पास एक क्यूब है, यदि अपने पास एक क्यूब है और इस क्यूब के एक सरफेस पर चार्ज पड़ा हुआ है, इस क्यूब के सरफेस पर चार्ज पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का है? ये प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इस सरफेस पर पड़ा हुआ है ये, ठीक है बात। तो पहले तो आप ये बताएं कि इस पूरे क्यूब के साथ इसका फ्लक्स लिंक होगा या नहीं होगा। ये चार्ज है, ये एक क्यूब के सरफेस पर पड़ा हुआ है, लिख देते हैं इफ ए चार्ज situated on a surface of cube। क्वेश्चन ये है कि यदि एक चार्ज है वो इस सरफेस पर पड़ा हुआ है क्यूब के सरफेस पर, तो बताओ कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के साथ रिलेट होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है कि यस होगा। क्यों होगा, इसको अपन लोग अलग डायग्राम से मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको। बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासेस थ्रू एन एरिया। यदि ये चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इसके अराउंड चारों डायरेक्शन में होना चाहिए, इस टाइप से। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों डायरेक्शन में होना चाहिए। चारों डायरेक्शन में हुआ तो बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब को पास कर रही है या नहीं कर रही है। तो अपने को दिख ही रहा है कि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब को क्या कर रही है, पास कर रही है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्यूब को पास करके जा रही है तो इसके साथ फ्लक्स कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर होगा। अब वो कितना होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। यदि ये चार्ज इस क्यूब के अंदर होता तो अपन कह सकते थे कि ये चार्ज इस क्यूब के द्वारा इंक्लोज्ड है, तो हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इस क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, या स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। बट अब तो ऐसा है नहीं, अब ये चार्ज इस क्यूब के अंदर नहीं है, इसके बाहर वाले सरफेस पर है। तो अब क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सिमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। कैसे सिमेट्री का यूज़ करना पड़ता है, जैसे आप इसके जैसा एक और क्यूब लें और उस क्यूब को आप लोग सोचें कि कहाँ पर रखा जाए कि ये चार्ज अंदर इंक्लोज्ड हो जाए, चाहे वो इमेजिनरी हो, उस इमेजिनरी बॉडी के अंदर इंक्लोज्ड हो जाए। आपको ऐसा क्यूब इसके पास इमेजिनरी क्यूब रखना है आपको, तो आप सिंपल सी बात है कि आप इस प्रकार से क्यूब बनाओगे। ऐसा क्यूब आपको बनाना पड़ेगा, है ना, इस टाइप से। अब देखो आप, ये हमारा सिर्फ इमेजिनेशन है, इमेजिनरी क्यूब है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये चार्ज जो सरफेस पर था अब इस एंटायर बॉडी के अंदर क्या हो गया, ये इंक्लोज्ड हो गया। इस क्यूब फर्स्ट और क्यूब सेकंड दोनों में क्या हो गया, ये इंक्लोज्ड हो गया। अब ये क्यूब फर्स्ट और सेकंड मिलके क्या कर रहे हैं, एक बॉडी बना रहे हैं। कितनी बॉडी बना रहे हैं, एक बॉडी बना रहे हैं। तो इस कंप्लीट सिंगल सिस्टम से जो चार्ज फ्लक्स लिंक होगा वो हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि अब ये चार्ज है, क्यू है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है और इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर इंक्लोज्ड है। तो फाई नेट कितना आएगा, फाई नेट आएगा प्लस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आना चाहिए। लेकिन अब यदि हम लोग देखें कि ये क्यूब है कितने, क्यूब कितने हैं, 2 क्यूब है, मतलब ये वाला जो फ्लक्स निकाला हमने इन दोनों का ये कंबाइंड है, इन दोनों का ये नेट फ्लक्स है। लेकिन हमें कौन से क्यूब का करना है, हमें 1 नंबर क्यूब का फाइंड करना है। तो आप इसमें कितने का डिवाइड कर दोगे, आप इसमें 2 का डिवाइड कर दोगे बाय सिमेट्री, ठीक है। फ्लक्स ऑफ क्यूब फर्स्ट, इसको हम लोग फाई 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कर लो नोट इसको। इसमें आपको सिमेट्री का यूज़ करना है बस। इसमें से मैं कुछ सिचुएशंस आपको भी देने वाला हूँ, आप खुद भी उनको प्रैक्टिस करोगे। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, सेकंड नंबर कंडीशन लेके चलते हैं। If a charge situated on a side of cube, ऐसा सिस्टम है इस बार जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सरफेस पर नहीं है, वो इस साइड पर है।
इस साइड पर है, प्लस क्यू चार्ज है। अब हमें फिर से क्या करना है, इस 1 नंबर क्यूब का फ्लक्स फाइंड करना है। तो सेम सिमेट्री लगानी पड़ेगी अपन लोगों को, इस चार्ज को इनक्लोज करना है। तो इनक्लोज करने के लिए मेरे को एक क्यूब तो ये बनाना ही पड़ेगा। बना दिया। अब ये सोचो, आप दिमाग में इमेजिन करो कि क्या ये अब ये वाला जो क्यू चार्ज है ये इनक्लोज्ड हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये बैक साइड में पड़ा हुआ है, इस साइड पर पड़ा हुआ, इस कॉर्नर पर पड़ा हुआ है ये वाला, तो ये इनक्लोज्ड तो नहीं हुआ। तो इसके लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 क्यूब इसके पीछे रखने पड़ेंगे। 2 क्यूब इसके पीछे रखने पड़ेंगे इस टाइप से, ऐसे। अब ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज्ड हो गया। कितने क्यूब अपन लोगों को यूज़ करने पड़े? फर्स्ट नंबर तो था ही, सेकंड नंबर इधर साइड में, थर्ड नंबर इस सेकंड नंबर वाले के बैक साइड, और फिर फोर्थ नंबर इस थर्ड नंबर वाले के साथ लेफ्ट साइड में, और 1 नंबर वाले के साथ बैक साइड में। ये 4 क्यूब अपनों को क्या करने पड़े, यूज़ करने पड़े इस चार्ज को क्या करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए। तो अब ये 4 क्यूब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर ये चार्ज इनक्लोज्ड है। तो कंप्लीट फाई नेट कितना होगा विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ? सिंपल, प्लस क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमें 1 नंबर क्यूब का फ्लक्स फाइंड करना है, तो 1 नंबर क्यूब इस पूरे सिस्टम का कितना पार्ट है? तो ये 4 नंबर पार्ट है, क्योंकि 4 टोटल इसमें ब्लॉक बने हुए हैं। तो फाई 1 ये कितना हो जाएगा, कितने से डिवाइड कर दोगे एंटायर फ्लक्स को? 4 से डिवाइड कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। फ्लक्स ऑफ क्यूब फर्स्ट। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कंडीशंस बनती हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैं आपको खुद को करने के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको एक क्यूब दिया हुआ है, इस टाइप से आपको क्यूब दिया हुआ है, और उस क्यूब के एक कॉर्नर पर ऐसे यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है, और आपको बताना है कि इस 1 नंबर क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। फाइंड द फ्लक्स ऑफ क्यूब फर्स्ट। ये आप कैसे करोगे, देखना इसका आंसर कितना आएगा। आंसर सेम या तो कमेंट्स में भेज देना या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। सेकंड नंबर, थोड़े से एक्टिव हो जाओ भाई। सेकंड नंबर ये है कि ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, और मेरा जो चार्ज है वो इस हेमिस्फीयर के ये सर्कुलर प्लेन में पड़ा हुआ है, इस पे पड़ा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, फाइंड द फ्लक्स ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विथ हेमिस्फीयर, लिंक्ड विथ हेमिस्फीयर, ये अपने को फाइंड करना है। चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है, इसके सर्कुलर प्लेन में पड़ा हुआ है। ओके, ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आप मेरे को क्या कर दोगे, कमेंट्स में भेज दोगे। इनको बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो इनका। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लक्सेस, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्सेस ऑफ टू concentric spheres S1 एंड S2। ये 2 अपने पास स्फीयर हैं, S1 S2 कोसेंट्रिक स्फीयर हैं, और ये कंडीशन है, लेट अस सेज दैट दिस इज S1, और इसके अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो है प्लस क्यू। उसके बाद इसके कोसेंट्रिक एक और स्फीयर है, और वो है स्फीयर S2। सेकंड नंबर स्फीयर में जो चार्ज है वो है प्लस 2 क्यू। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को दोनों के जो फ्लक्सेस होंगे, S1 स्फीयर का फ्लक्स
और S2 स्फीयर का फ्लक्स, उनका रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। इसको आप लोग नोट कर लें। इसी के साथ अपना गॉस लॉ का स्टेटमेंट, उसका फुल एक्सप्लेनेशन, उसका प्रूफ और गॉस लॉ पर जो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो वो 6-7 एप्लीकेशन शायद आपकी बुक में दे रखे हैं, सभी मैं आपको करवा दूंगा, चाहे आपकी बुक में है चाहे नहीं है। ठीक है, तो वो सारी एप्लीकेशंस आप लोग करोगे, कुछ नहीं करना। कल जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था गॉस लॉ का स्टेटमेंट, वो याद रखना है और सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ से। बिल्कुल आसान काम है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं कल। ओके।